I welcome each one of you for this weekly seminar arranged by Mumbai Jilla Upanagar Cooperative Society, where I am the chairman. And today we have with us Nisha. So we have with us Nisha. Nisha आपको guide करेगी कि as a new society, okay, what are the various management rules, regulations she is going to teach us. Nisha Sharma is an advocate. She is a panel consultant with Maharashtra Societies Welfare Association as well as with the Mumbai Jilla Upanagar Cooperative Society. So today she will guide us what are the various rules and regulation for the purpose of management of cooperative society as a part one. So maybe in subsequent we will have part two from her. Thank you very much. Over to you, Nisha. थैंक यू सो मच सर। सो आज का मेजर टॉपिक है आपका मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एज सर सेड की पार्ट 1 डिस्कस हो रहा है आज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। आज का टॉपिक का डिस्कशन है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। Yeah, please go. एज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जहां हम बात करते हैं तो मैनेजिंग कमिटी का टेन्योर 5 साल का होता है। 5 साल में एक बार सोसाइटी में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। उनका टेन्योर 5 साल का होता है। उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी के लिए, उसके बारे में आज डिस्कशन है। सो एज पर द बायलॉ नंबर 138 में आपको पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजिंग कमिटी के डिटेल्स है, जिसमें उनको क्या क्या पावर दिए हैं बायलॉज के रिगार्डिंग, उसके ऊपर डिस्कशन आज हम करेंगे। फर्स्ट है पावर्स क्या है, टू कंसिडर एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड रेजिंग फंड। एक सोसाइटी को चलाने के लिए जैसे डिपॉजिट हम एक्सेप्ट करते हैं और फंड्स रेज करते हैं, तो मेंबर्स से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि फंड्स रेज करने की जिम्मेदारी जो एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी है उस पर है। देन सेकेंड आपका टॉपिक आ जाता है टू कंसिडर एंड रिकमेंड टू द मीटिंग्स ऑफ द जनरल बॉडी एंड रेट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो एज पर द बायलॉ नंबर 13 से कि कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे आपको कलेक्ट करने हैं न्यू मैनेजिंग कमिटी से, मतलब सॉरी मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से। लाइक 13 से की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड जो है 0.75% ऑफ पर एनम ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट्स आपको कंट्रीब्यूट करना है इन अकरेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द सोसाइटी, सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट फॉर द मीटिंग ऑफ एक्सपेंसेस नॉर्मल रिकरिंग repairs of the society buildings property. Then major and repairs funds कैसे collect करने हैं, as and when required, decided by the general body at rate fixed on the areas basis. Then next आपके sinking fund को कैसे 0.25% per annum for construction cost of the each flat। तो ये contributions आपको मेंबर सोसाइटी से कैसे करने हैं करके ये आपका जिम्मेदारी है, आपके पास पावर ड्यूटीज है कि आप मेंबर से कलेक्ट करो। देन टू कंसिडर ऑल द मैटर्स रिलेटिंग क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिजर्व फंड्स, सिंकिंग फंड्स, एज आई सेड। तो वो है बायलॉज नंबर 12 में डिटेल्स मेंशन की गई है। सेकेंड है आपका टू कंसिडर एंड डिसाइड द रेजिग्नेशन रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स, एसोसिएट मेंबर और नॉमिनल मेंबर। इसके पहले जब हमने डिस्कशन किया था मेंबरशिप के बारे में, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि टाइप्स ऑफ मेंबर्स क्या 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 है, एसोसिएट मेंबर क्या है, नॉमिनेशन में नॉमिनी मेंबर, प्रोविजनल मेंबरशिप क्या है, ज्वाइंट मेंबरशिप क्या है, बोनाफाइड मेंबरशिप क्या है, उसके रिलेटेड हमने इस बात पे डिस्कशन किया हुआ है। तो उनके रेजिग्नेशन और एक्सेप्टेंस वो जिम्मेदारी मैनेजिंग कमेटी की है। मैनेजिंग कमेटी को इमीडिएट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में वो एप्लीकेशंस जो मेंबर्स के एप्लीकेशन आते हैं उस पर डिसाइड करना है और उसके अगेंस्ट जो भी उसके उसमें एक्शंस लेने हैं कि आपको वो डिजिग्नेशन एक्सेप्ट करने हैं, रिजेक्ट करने हैं, क्या रीजंस क्या है। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट नॉमिनेशन एंड रिवोकेशन देयर आर रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ द कमिटी। तो एज पर द बायलॉ नंबर 30 जो है ईच एंड एवरी मेंबर्स बोनाफाइड मेंबर का नॉमिनेशन रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो नॉमिनेशन ट्रिप्लिकेट फॉर्मेट में होता है।
तो ओरिजिनल आई सोसाइटी के रिकॉर्ड में होगा, डुप्लीकेट आपको एक्नॉलेज करके सामने वाले मेंबर्स को देना है। और ट्रिप्लीकेट में जिस मैनेजिंग कमेटी में आपने वो नॉमिनेशन रिकॉर्ड किया है या अप्रूव किया है, वो ट्रिप्लीकेट में एंड ओरिजिनल में उसका एंट्री करके ओरिजिनल आपके रिकॉर्ड में रहेगा, ट्रिप्लीकेट भी आप मेंबर को हैंड ओवर करोगे। फर्स्ट टाइम जब मेंबर नॉमिनेशन रजिस्टर करता है कोई चार्जेस नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर मेंबर नॉमिनेशन चेंज ऑफ नॉमिनेशन है या रिवोकेशन है, तो उस समय उसको 100 रुपीज का एक चेक नॉमिनल ट्रांसफर फीस मेंबर को सोसाइटी को देना होता है। नेक्स्ट है आपका टू टू टेक एक्शन ऑन द रिकॉर्ड्स, सॉरी, टू टेक एक्शन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ फ्लैट। एज पर द बायलॉ नंबर 47B सेज कि सेक्रेटरी को राइट है फ्लैट में इंस्पेक्शन करने का, जो भी चेंजेस अगर उन्होंने किया है या रिपेयर्स के लिए उन्होंने अप्रूवल लिया है उसके बाद एक बार इंस्पेक्ट करने के लिए। मगर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन आप कब कर सकते हैं? जब आपको मेंबर को एडवांस में इंटीमेशन देना है और ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स आप फ्लैट में इंस्पेक्शन कर सकते हैं अलोंग विद लाइक फॉर एग्जाम्पल लीकेजेस है, लीकेजेस के लिए आपको सर्वेयर को साथ में लेके जाना पड़ेगा। लीकेजेस के लिए जो भी सर्वेयर है उसके साथ जाके अलोंग विद द ऑफिस बेरर्स है, अगर कोई लेडी मेंबर फ्लैट में है तो लेडी कमिटी मेंबर को साथ में लेके जाके उनका फ्लैट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू टेक एक्शन ऑन केसेस ऑफ द सीसेशन ऑफ मेंबरशिप इंक्लूडिंग द एसोसिएट मेंबरशिप एंड नॉमी अदर प्रोविजनल मेंबरशिप अदर। अगर आपके पास कोई रेजिग्नेशन और सॉरी एज पर द सीसेशन की बात करते हैं जहां आप सीज करना चाहते हो, तो उसके अगेंस्ट आपको मैनेजिंग कमेटी में डिसीजन लेके जनरल बॉडी का अप्रूवल विद द परमिशन ऑफ द डेप्यूटी रजिस्ट्रार के साथ आप उस सीसेशन ऑफ मेंबरशिप में मैटर डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू कंसिडर एंड डिसाइड द एप्लीकेशन फॉर वेरियस पर्पस रिसीव बाय द सोसाइटी। कोई भी मेंबर का कोई भी रिटर्न में अगर आपके कंप्लेंट आते हैं एज पर द बायलॉ नंबर 172 के अकॉर्डिंग, मेंबर्स ऑलवेज आपको रिटर्न में कंप्लेंट देना चाहिए, रिटर्न कंप्लेंट रहना चाहिए और इमीडिएट नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी में वो रिटर्न कंप्लेंट आपको रखना है। रिटर्न आपको नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी में वो कंप्लेंट रिटर्न जो कंप्लेंट आई हुई है वो आपको रखना है, रिटर्न में रखना है। और इमीडिएट नेक्स्ट 45 डेज, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कमेटी में मीटिंग 5 को हो रही है और 1 को कंप्लेंट आई है, तो 5 को वो मीटिंग वो कंप्लेंट वो 5 की मीटिंग में डिस्कस होगा। जो भी डिसीजन है नेक्स्ट 15 डेज में आपको सामने वाले मतलब कोई भी जो ग्रीवेंसेस है, जो कंप्लेनेंट है ग्रीवेंसेस कंप्लेनेंट है उसको एड्रेस करना है, एड्रेस करना है। इन केस आपको 10 ऑलरेडी 5 को कमेटी मीटिंग हो चुकी है, 10 को कंप्लेंट आने वाली है, 10 को कंप्लेंट आई है, तो नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी में उसको डिस्कस करके विद इन 45 डेज, मतलब टोटल टाइम फ्रेम सोसाइटी के पास 45 डेज का है, फॉर सोसाइटी के पास 45 डेज में उनको डिसीजन बोलना है। इफ मेंबर आर नॉट सेटिस्फाइड विद with the decision or does not receive any grievance any correspondence from the committee, तो उनके jurisdiction के अकॉर्डिंग वो कंप्लेंट्स एक्सपांड हो सकते हैं, सर्कुलेट हो सकते हैं, फाइल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है to consider and decide the cases of refund shares interest in the capital of property of the society where the share interest of capital property acquired by the societies। ठीक है, जो भी रिफंड्स के केसेस हैं, जो भी शेयर्स और इंटरेस्ट रिफंड्स के केसेस है, ट्रांसफर के केसेस है, वो मैनेजिंग कमेटी की ड्यूटीज में आती है, तो वो उसके ऊपर डिसीजंस ले सकते हैं। बायलॉ नंबर 64 सेज टू फिक्स रेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमर्शियल यूज ऑफ फ्लैट्स। ये आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कमर्शियल यूज ऑफ फ्लैट के लिए आप डिसाइड कर सकते हो। कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स द फिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फ्लैट सोसाइटी चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनेट लेटर। जैसे मैनेजिंग कमेटी की मैनेजिंग जो एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाता है कि मेंटेनेंस चार्जेस आपको मेंबर से कलेक्ट करने हैं। मगर मेंबर से जो मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्ट करते हैं एज पर द बायलॉ नंबर 67A के अकॉर्डिंग, जहां पे
डिटेल्स में आपको कौन कौन से चार्जेस कैसे लेने हैं वो डिटेल्स में बताए हुए हैं। 67A 67 उसके अकॉर्डिंग ही आपको चार्जेस कलेक्ट करने हैं। Sharing of the society's charges by the members. The committee shall proportionate share of the each member towards the charges of the society in कौन कौन से ग्राउंड है। प्रॉपर्टी टैक्स आपको कैसे लेने हैं जो लोकल अथॉरिटी ने फिक्स किया है वैसे। वाटर चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ साइज ऑफ इनलेट्स provided in the each flat, expenses on repair and maintenance of the buildings of the society। तो जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैंने जैसे बताया था बायलॉ नंबर 13 में फिक्स किया हुआ है 0.75% पर एनम ऑन ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो है। मेजर रिपेयर्स जनरल बॉडी के परमिशन के अकॉर्डिंग लेना है। expenses on repairs maintenance of the lift including the charges on the running lift, run charges equally by the all the members of the building which lift is provided in respectively fact whether they use lift or not। lift charges सब members से equally लेने हैं। वेदर ग्राउंड फ्लोर वाले अगर यूज भी नहीं कर रहा है फिर भी लिफ्ट चार्जेस आपको इक्वली लेना है। सिंकिंग फंड एज प्रोवाइडेड बाय द बायलॉज नंबर 13C एज पर 0.25% आपको सिंकिंग फंड। सर्विस चार्जेस की जहां बात आती है वो इक्वली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्लैट्स में है। सर्विस चार्जेस में क्या क्या आप कंसिडर कर सकते हो, ये एज पर द बायलॉ नंबर 67 says the service charges of the society shall be included following salary of the office staffs, liftman, watchman, malis and other employees of the society। ये आपको इक्वली लेने हैं। whether the society has independent office, the property, electricity charges, water charges for the same, ये आपको इक्वली है। printing, stationery and postage charges, the traveling allowances, conveyance charges to the members of the committee of the society, sitting fees paid to the members of the committee of the society, subscription, education and training, education funds Maharashtra राज्य सहकारी संघ लिमिटेड एजुकेशन फंड्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द फेडरेशंस, देन एंट्रेंस फीस, हाउसिंग फेडरेशन का ऑडिट, इंटरनल स्टैट्यूटरी एंड री ऑडिट इफ एनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट मीटिंग्स ऑफ द जनरल बॉडी कमिटी सब कमिटी इफ एनी, रिटेनिंग फीस, लीगल चार्जेस, स्टैट्यूटरी इंक्वायरी फीस, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये चार्जेस आपको इक्वली लेने हैं। देन पार्किंग चार्जेस जो भी आपके जनरल बॉडी में फिक्स हुआ होगा एज पर द जनरल बॉडी, और ईच एंड एवरी कमिटी की जो पार्किंग पॉलिसीज होती है उसके अकॉर्डिंग आपको पार्किंग चार्जेस लेने। इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट, सो डिले पेमेंट में मैक्सिमम इंटरेस्ट आप 21%, सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा चार्जेस नहीं कर सकते। और जो भी डिले पेमेंट है वो और जो जनरल बॉडी में आपने बायलॉस में फिक्स है बायलॉ नंबर 71 उसके अकॉर्डिंग आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके the review of the position of the recovery of the charges due to the society from the member, initiate action against the default charge on the society। अगर किसी मेंबर्स के डिफॉल्ट मेंबर्स है तो एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमिटी की ड्यूटीज है उसके रिकवरी, उनके अगेंस्ट आप रिकवरी एक्शन इनिशिएट करना। सो अगर क्वार्टरली बिल होता है तो 2 क्वार्टर्स, और मंथली है तो 3 मंथ्स का अगर ड्यू पेंडिंग है तो उसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए डिफॉल्टर मेंबर और उनके अगेंस्ट रिकवरी एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं इन एज पर द बायलॉ नंबर 154B29 के अकॉर्डिंग। ठीक है, टू वेरीफाई द कंप्लायंसेस ऑफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू द चार्जिंग ऑन द इंटरेस्ट डिफॉल्टेड चार्जेस ऑफ द सोसाइटी, जैसे एज आई सेड की मैक्सिमम इंटरेस्ट 20, वो वेरीफाई करने के लिए एक्सिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 21% मैक्सिमम चार्जेस होने चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट विद द परमिशन ऑफ द जनरल बॉडी। ठीक है, टू ऑथराइज मेंबर ऑफ द कमिटी टू डीड ऑफ कन्वेंस, अगर सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ है तो मैनेजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कन्वेंस डीड को अटैच ये करना है। डीड ऑफ कन्वेंस, शेयर द सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विच सील ऑन सोसाइटी अफिक्स, तो उस कन्वेंस के रिगार्डिंग इनिशिएट करना है। ठीक है, टू इशू द लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स दोज हु हैव परचेज, ठीक है, ये
न्यू सोसाइटीज है, अलॉटमेंट लेटर, अगर न्यू सोसाइटी रजिस्टर हुई है तो अलॉटमेंट लेटर कैसे इश्यूज करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एग्जिस्टिंग सो मैनेजिंग कमेटी की है, उसकी ड्यूटीज है। टू मेक अवेलेबल पेपर्स of the society for the pursual if asked for by the members। अगर सोसाइटी के कोई मेंबर्स ने आपसे डॉक्यूमेंट के लिए, इंस्पेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट या पेपर्स डिमांड किए, तो एज पर द बायलॉ नंबर 154 बी 8 के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी मेंबर्स का राइट है सोसाइटी के फ्लैट, जो भी सोसाइटी के में रिलेटेड डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का। मगर इंस्पेक्शन के लिए उनको एक लेटर देना होगा। एक लेटर देने के बाद सोसाइटी को वो इमीडिएट लेटर के बाद एक डेट एंड टाइम और एक कन्वीनियंट डेट एंड टाइम और ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, जो भी ऑफिस सोसाइटी के वर्किंग आवर्स होंगे, उसमें उनको डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए आपको बुलाना होगा। इंस्पेक्शन के देते समय आप बायलॉस एक्ट, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, मैनेजिंग कमेटी, जनरल बॉडी के मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स, अकाउंट्स और दोज पोर्शन, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स के दोज पोर्शन जिस जहां पे उनके ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो भी है शो करना है, वो उनको डॉक्यूमेंट, और एनुअल जनरल बॉडी के मीटिंग मिनट्स, वो आप उनको रेजोल्यूशंस आप इंस्पेक्ट के लिए दे सकते हो। इंस्पेक्ट कर के बाद अगर उनको कॉपीज चाहिए तो एज पर द बायलॉ नंबर 171 सेज कि बायलॉज में जो भी उन्होंने फीस मेंशन की है तो उनसे एडवांस में आपको पेमेंट लेना है, और विद इन अ 30 डेज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और सोसाइटी रिकॉर्ड्स का 45 डेज के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स उनको आपको प्रोवाइड करने हैं। किसी और के डॉक्यूमेंट्स अगर उन्होंने डिमांड किया तो वो सोसाइटी को प्रोवाइड नहीं करने हैं। देन नेक्स्ट आपका है टू ऑथोराइज मेंबर कमिटी टू, ये होगा टू इशू, ये है हाँ, टू इंश्योर द होल्डिंग ऑफ द एवरी एनुअल मीटिंग ऑफ द जर्नल बॉडी आर केप्ट ऑन द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। मैनेजिंग कमिटी, एग्जिस्टिंग जो भी मैनेजिंग कमिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साल में एक बार एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए। 2/3 या 20% पीपल, 20% का कोरम होता है। जो भी 14 डेज का क्लियर नोटिस होना चाहिए, और जो भी एजेंडा में जो भी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो एजेंडा के अकॉर्डिंग आपको जाना है। इन केस कोई पॉइंट मिस हो गया है तो विद द परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन आप एनुअल जनरल बॉडी में वो मीटिंग ले सकते हो। ठीक है, देन वो टू इंश्योर द होल्डिंग एवरी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग are kept on the agenda of the meeting to ensure that all the matters required to be considered at the annual meeting of the general body are kept on the agenda of the meeting। ठीक है, then to call special meeting of the general body when required। each and every सॉरी, मैनेजिंग कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी है, ड्यूटीज है कि पावर है कि उनको स्पेशल, जब भी उनको लग रहा है कि उनको जनरल बॉडी मीटिंग, स्पेशल जनरल बॉडी कोई टॉपिक डिस्कस करना है, वो जनरल बॉडी को मीटिंग स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको 5 डेज का एडवांस एन नंबर ऑफ टाइम स्पेशल जनरल एसजीएम ले सकते हैं। 5 डेज का एडवांस में नोटिस देना है, और जो एजेंडा सर्कुलेट किया है अमंग द मेंबर्स उसी टॉपिक में डिस्कशन करके मीटिंग को कंक्लूड करना है। ठीक है, अगर मेंबर्स को चाहिए, मेंबर्स को लगता है कि उनको एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग लेनी है, सॉरी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग लेनी है, तो टोटल नंबर ऑफ 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स सिग्नेचर करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद वो एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी को एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग विद इन 30 डेज लेनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू अरेंज फॉर इलेक्शन ऑफ न्यू कमिटी प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ द एग्जिस्टिंग कमिटी। एज अर्लियर मैंने जैसे बोला था कि मैनेजिंग कमिटी का टेन्योर 5 इयर्स का होता है। 5 साल में 60 डेज प्रायर, 60 दिन पहले एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमिटी को इलेक्शन डिक्लेयर करने होते हैं सोसाइटी में, और उनकी ड्यूटी है सोसाइटी में फ्रेश इलेक्शन
फ्लैश इलेक्शंस करके न्यू कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करे। ठीक है, नेक्स्ट आपका टू इंश्योर द to ensure that after election new committee is a duly constituted। एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमिटी का ही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर्स में है कि न्यू कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग्स करे तो वो अपॉइंट करे। टू इलेक्ट द ऑफिस बेरर ऑफ द सोसाइटी, न्यू जो मीटिंग्स में है उन ऑफिस बेरर को इलेक्ट करे जो भी है। टू इंश्योर ऑल टू इंश्योर दैट अ मीटिंग ऑफ द कमिटी इज हेल्ड वंस इन अ मंथ। ठीक है, मैनेजिंग कमेटी की बात जहां करते हैं हम, तो मैनेजिंग कमेटी मंथली एक वन टाइम होनी चाहिए। मैनेजिंग कमेटी का 3 डेज का एडवांस नोटिस है जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को मिलना चाहिए। और कोरम फॉर द मीटिंग की जहां बात कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग कमेटी मेंबर्स जितने रहेंगे उसका 51% आप मैनेजिंग कमेटी का कोरम कंसिडर कर सकते हो। देन टू फिल द वैकेंसी ऑफ द कमिटी, जहां को ऑप्शन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द 5 इयर्स के टेन्योर में, मैनेजिंग कमिटी के 5 साल के टेन्योर में एक बार आप को ऑप्शन कर सकते हो, कोऑप्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 2 मेंबर्स को आप कोऑप्ट कर सकते हो टू फिल द वैकेंसी। कोऑप्शन का प्रोसीजर है कि आप मैनेजिंग कमेटी में पहले कोऑप्शन का वेदर उनको कोऑप्शन करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड करना है। अगर वो बोलते हैं कि 2 मेंबर्स को कोऑप्शन करना है तो आपको सोसाइटी में इंटीमेशन नोटिस लगानी होगी, उस सामने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा कि हम 2 मेंबर्स को कोऑप्ट कर रहे हैं। कोऑप्शन के बाद उनको जितने भी आपके पास नॉमिनेशन आए हैं उसको वेरीफाई करना है। नॉमिनेशन वेरीफाई करने के बाद, जितने भी आपको नॉमिनेशन आए उसको वेरीफाई करने के बाद एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी और जनरल बॉडी में आपको कोऑप्शन प्रोसीजर कंप्लीट करना है। टू कंसिडर रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, अगर किसी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में कंसिडर होगा और उसको अप्रूव करना है या नहीं अप्रूव करना है ये मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन होगा। ठीक है, टू कंसिडर रेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिस बेरर ऑफ द सोसाइटी, सेम एज इट इज ऑफिस बेरर ऑफ सोसाइटी का रेजिग्नेशन है वो भी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का डिसीजन होगा। टू ऑब्टेन सिक्योरिटीज फ्रॉम द पेड एम्प्लॉइज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, टू अप्रूव्ड ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट स्टैट्यूटरी इंटरनल ऑडिट्स फॉरवर्ड them to the authorities concerned, to execute of deed of conveyance of the land of buildings thereon। ठीक है, कन्वेंस के लिए सोसाइटी को इनिशिएट करने का। टू टेक अ steps to maintain the property of the society in good condition, carry out repairs in the renewal thereof। इनकेस अगर सोसाइटी को लग रहा है तो वो रिपेयर्स वगैरह के लिए भी डिसीजन मैनेजिंग कमेटी के पास पावर है। सोसाइटी टू टेक to ensure the property of the society, to suggest the general body meeting to rates of penalties, breach of bylaws and issue the show cause notice। तो as per the bylaw number 165 के अकॉर्डिंग आप जनरल बॉडी में सजेस्ट कर सकते हो पेनल्टीज के लिए, बट 165A सेज की मैक्सिमम पेनल्टीज अगर ब्रीच ऑफ बायलॉज है, ब्रीच पेनल्टीज है तो 5,000 से ज्यादा मैनेजिंग कमेटी नहीं ले सकती। साल में 5,000 से ज्यादा मैनेजिंग कमेटी एज अ पेनल्टी ब्रीच ऑफ बायलॉज के नेम पे नहीं ले सकती। नेक्स्ट आपका है पेनल्टीज के रिलेटेड हमने बात किया है यहाँ पे। तो टू रेगुलेट ऑपरेशन ऑफ द लिफ्ट ऑफ द सोसाइटी, टू सजेस्ट द मीटिंग्स ऑफ द जनरल बॉडी, द गेम्स टू बी अलाउड प्लेड इन द कंपाउंड ऑफ द सोसाइटीज। अगर कोई सोसाइटी पे पास सबसे पहले ओपन स्पेस है तो मेंबर्स को अलाउ करने के लिए आपको यूटिलाइज करने के लिए या अलाउ एक्सेस करने के लिए आपको उनको ऑथेंटिकेट अलाउ करना है। अगर आप नहीं करते तो वो जनरल बॉडी का डिसीजन में आप ले सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज आप जो स्पेस है सोसाइटीज कंपाउंड है वो कर सकते हैं। टू कंसिडर डिसाइड टू रेगुलेट द पार्किंग इन द सोसाइटी, ईच एंड एवरी सोसाइटी की पार्किंग पॉलिसी होती है तो वो एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू रेगुलेट द पार्किंग पॉलिसीज कैसे रेगुलेट करते हैं। टू इंश्योर द सोसाइटी फेडरेशन का जो उन्होंने फीस एंड सब्सक्रिप्शन आर रेगुलरली पेड, ये टू टेक अ डिसीजन ऑफ द कंप्लेंट एप्लीकेशन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी
मीटिंग इन्फॉर्म द कंसर्न मेंबर्स इट्स डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो मैनेजिंग कमेटी में मेंबर्स को आपको कन्वे करना है, जो भी डिसीजंस है वो कन्वे करना है। टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी, स्ट्रक्चरल ऑडिट आर्किटेक्ट है तो उनके जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट लीगल सर्विसेज आप लेते हो तो वो आपको मैनेजिंग कमेटी का है कि उनको उनको कैसे एंटर करना है उनके साथ। To scrutinize the tenders, receive construction work, submit the same along with the committee report, meetings, general body, and enter into the contract with the contractor. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये मैनेजिंग कमेटी चेयरमैन, द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी शैल हैव द पावर ऑफ ओवरऑल द सुप्रिटेंडेंस कंट्रोल गाइडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द management of affairs of the society within the framework of the MCS Act 1960, Rules 1961, and bylaws of the society. In case of any emergency, the chairman of the society may competent to exercise any powers of the committee. However, while doing so, he shall record the reason thereof written. Any decision as so taken by the chairman of the society shall got rectified in the next meeting of the committee. अगर in case there is any emergency, सो चेयरमैन के पास ये पावर है कि वो इमीडिएट उसके ऊपर डिसीजन के ऊपर एक्ट कर सकता है। अगर और जो भी है एक्सरसाइज करने में इमीडिएट जो नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी है उसमें रेक्टिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक था जो पावर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम आपके क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वन बाय वन आपके क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। सो आपके कोई क्वेरीज रहेंगे तो आप हमें बता सकते हैं। फर्स्ट है, एक क्वेरी आई हुई है जहां पे सेक्रेटरी इज नॉट कॉलिंग एमसी मीटिंग एजीएम, व्हाट टू डू, कैन चेयरमैन कॉल द मैनेजिंग कमिटी मीटिंग? इस सिचुएशन में चेयरमैन नहीं, सेक्रेटरी को ही कमेटी का एक्चुअली यहाँ पे हम देखा ही जाए तो बायलॉ नंबर 140 में सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कॉल द मीटिंग, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रीजंस क्या है वो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कॉल नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पास अपने ग्रीवेंसेस लेके जा सकते हो। इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्टेड अमाउंट मैक्सिमम सोसाइटी 12% नहीं है, 21% है। मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट जो भी मेंटेनेंस ड्यू है उसके ऊपर इंटरेस्ट 21% ही सिंपल इंटरेस्ट सोसाइटी चार्ज कर सकती है, उससे ज्यादा सोसाइटी चार्ज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है नेहा करके एक पर्सन है, उनका कॉल आया हुआ है। मैनेजिंग कमिटी doesn't have any knowledge about the cooperative society rules and regulation, neither they are interested to know. You can visit the deputy registrar office and से इसकी बायलॉज उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। आपकी सोसाइटी एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रजिस्टर हुई है तो आपको ये बायलॉज और एक्ट को फॉलो करना ही होगा। टू अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली आपके ग्रीवेंसेस, आपके कंप्लेंट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास लेके जा सकते हो। It has been more than 5 years. No elections are conducted. Chairman, secretary, and treasurer does not everything according to their wish. Majority members of the society have rented their flats. There are at least bothered, so present owners have a tough time. What can resident do in such situation? सो बीइंग अगर अभी इसमें मोस्ट ऑफ द फ्लैट रेंटेड है, फिर भी अगर क्योंकि पहले था कि जो फ्लैट रेंट में थे मैनेजिंग कमेटी में मेंबर्स नहीं आ सकते थे, नाउ अभी जो फ्लैट रेंट में भी है जो ओनर्स है, अगर बाहर भी रहते होंगे, ओनर्स बाहर भी रहते होंगे तो वो मेंबर्स
मैनेजिंग कमेटी में आ सकते हैं। सो इन दैट सिचुएशन आपके सोसाइटी में इलेक्शंस होने चाहिए। अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तो आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार को ही इन्फॉर्म कर सकती है, तो वहां से वो पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर है। सोसाइटी में अगर कोरम नहीं है, इलेक्शंस ड्यू है, इलेक्शन प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार अपना पर्सन अपॉइंट करता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एंड उनके अगेंस्ट वो नेसेसरी एक्शंस लेते हैं। और यस, जनरल बॉडी की जहां मीटिंग में का कोरम है, एमसी मीटिंग, मोड ऑफ नोटिस, फिजिकल, व्हाट्सएप और ईमेल। मोड ऑफ नोटिस जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का है, आप फिजिकली अगर नोटिस बोर्ड में लगाएंगे तो बेटर रहेगा। व्हाट्सएप कम्युनिकेशन नहीं, एज ए एविडेंशियल प्रूफ नहीं कंसिडर कर सकते। ईमेल, हाँ, आपकी मैनेजिंग कमेटी में डिसाइड किया है कि मैनेजिंग कमेटी का नोटिस आप ईमेल करस्पॉन्डेंस ईमेल में आप करोगे करके, तो ईमेल कम्युनिकेशन ई विल परमिसिबल, मगर जनरल बॉडी मतलब मैनेजिंग कमेटी अप्रूवल होनी चाहिए। नॉट 20%, 20 मेंबर्स प्रेजेंट। जनरल बॉडी का जहां बात कर रहे हैं, 2/3 का कोरम और 20 पर्सन, नॉट परसेंट, पर्सन्स, पर्सन्स यानी 20 पीपल प्रेजेंट होने चाहिए। करेक्ट सर। कोऑप्शन की बात करें, नॉट 2 मेंबर्स, दिस हैज बीन चेंज 2019। ओके। जहां पे बायलॉज अडॉप्शन की, सोसाइटी अडॉप्टेड बायलॉज, बायलॉज अडॉप्शन की बात करें तो 5 साल में एक बार सोसाइटीज को बायलॉज अडॉप्ट करने होते हैं। वो मैंडेटरी प्रोसीजर है बायलॉज अडॉप्शन का। मगर सिंस 2014 से कोई न्यू बायलॉज सोसाइटी बायलॉज आए नहीं है। एग्जिस्टिंग बायलॉज 2014 के ही है। जैसे ही फ्रेश बायलॉज आएंगे तो आपको फ्रेश बायलॉज आएंगे, गवर्नमेंट सर्कुलेट करेंगे, प्रिंट करेंगे फ्रेश बायलॉज, क्योंकि अमेंडमेंट्स हुए हैं। अमेंडमेंट बायलॉज में अमेंडमेंट के चेंजेस पेंडिंग में है। जैसे ही फ्रेश बायलॉज अमेंडमेंट बायलॉज प्रिंट होंगे तो मेंबर्स सोसाइटी को अपने बायलॉज अडॉप्ट करने होते हैं। बायलॉज अडॉप्शन का प्रोसीजर है कि आपको जनरल बॉडी का परमिशन चाहिए रहता है बायलॉ अडॉप्शन के लिए विद इन 60 डेज। जनरल बॉडी का परमिशन के बाद, जैसे ही आपने रिजोल्यूशन पास किया है जनरल बॉडी में, स्पेशल जनरल बॉडी या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, दोनों में से कोई एक जनरल बॉडी मीटिंग में आपको बायलॉ अडॉप्शन का एजेंडा डिस्कस करना होता है और रेजोल्यूशन पास करना होता है। रेजोल्यूशन जैसे ही पास होता है, 60 डेज के अंदर आपको सोसाइटीज के बायलॉज अडॉप्ट करने होते हैं। सर्टन एप्लीकेशंस है जो बायलॉज अडॉप्शन के फॉर्मेट में लगते हैं। 2 सेट्स ऑफ बायलॉज लगते हैं विद द सील एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑफिस बेरर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का सील आना चाहिए अलॉन्ग विद द सर्टन ट्रांसफर सॉरी सर्टन फॉर्म्स है बायलॉ अडॉप्शन के, वो फॉर्म्स अनेक्स होते हैं। जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन है, अटेंडेंस शीट है, नोटिस है, 3 साल का आपका ऑडिट रिपोर्ट्स है, लिस्ट ऑफ मेंबर्स है। ये डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अनेक्स्ड होते हैं और आपके रेस्पेक्टिव डेप्यूटी रजिस्ट्रार के जो भी आपके रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन के डेप्यूटी रजिस्ट्रार है वहां पे फाइल होता है। वहां पे फाइल होता है, फाइल होने के बाद वो बायलॉज अडॉप्ट होता है। बायलॉज का अडॉप्शन का प्रोसीजर इनिशिएट होता है। तो लेटेस्ट बायलॉज 2014 के हैं, अर्लियर बायलॉज 2009 के थे। लेटेस्ट 2014 के, ईच एंड एवरी सोसाइटी में 2014 के बायलॉज अडॉप्ट होने चाहिए। ये जनरल बॉडी का डिसीजन है कि मेंटेनेंस बिल, हाँ, अगर उन्होंने क्वार्टरली डिसाइड किया है तो वो उनका डिसीजन है। और कैसे कलेक्ट करना है, ये एज पर द बायलॉ नंबर 68 के हिसाब से वो कलेक्ट कर सकते हैं। For collectors land, it's compulsory for election of the officers to only count of collectors register erred members. So I'm unaware about that collectors land का इलेक्शन एज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन है। तो आपको जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स है, वो सोसाइटी में जो मेंबर्स है, प्रोमोटर लिस्ट में जो मेंबर्स है या बोनाफाइड मेंबर्स है, प्रोमोटर लिस्ट हो या मेंबर्स जिनके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू हो, जो सोसाइटी के मेंबर्स है, और एल्स एसोसिएट मेंबर, इलेक्शन की बात करो तो एसोसिएट मेंबर्स हैं, प्रोविजनल मेंबर्स हैं, ये इलेक्शन के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन के लिए स्टैंड खड़े हो सकते हैं।
Can associate member becomes the MC member? Yes. Associate member MC member मैनेजिंग कमेटी मेंबर बन सकता है, ऑफिस बेरर भी बन सकता है सिर्फ एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। सबसे पहले तो जो बोनाफाइड मेंबर है उनको एक एप्लीकेशन देना होता है सोसाइटी में कि सो एंड सो पर्सन को मैं एसोसिएट मेंबर बनाना चाहता हूँ, रीजन ऑफ देयर ऑफ। एक 100 रुपीज का चेक सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में सबमिट करना होता है। इमीडिएट एप्लीकेशन सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी में रखेंगे और उनको एसोसिएट मेंबर बनाएंगे। एसोसिएट मेंबर एक बार बन गए तो उनके पास एक बार अथॉरिटी रिटर्न रिकमेंडेशन होना चाहिए कि मीटिंग्स अटेंड करने का उनको पावर्स और राइट्स दिया है। और तो आइदर बोनाफाइड मेंबर या एसोसिएट मेंबर दोनों में से एक कोई अटेंड हो कर सकता है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, जहां पे इलेक्शंस की बात आती है, इलेक्शंस में एसोसिएट मेंबर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। कंटेस्ट करते समय एसोसिएट सॉरी बोनाफाइड मेंबर को अपना नो ऑब्जेक्शन 10A का फॉर्म है वो सबमिट करना होता है। और अगर एक बार एसोसिएट मेंबर इलेक्ट होके सोसाइटी में आ गया, नेक्स्ट 5 years के लिए बोनाफाइड मेंबर सोसाइटी की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैमसी मैनेजिंग कमिटी इज नॉट acknowledging any application documentation submitted to the society. So in that case, is there any specific general rule acknowledgement shall be given each application document submitted? Yes. जो भी एप्लीकेशन, जो भी रिटर्न कंप्लेंट, जो भी एप्लीकेशन मेंबर्स जाते हैं तो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को उसको एक्नॉलेज करके, ऑफिस बेरर को उसको एक्नॉलेज करके देना होता है। अगर वो नहीं देती है तो आप एक रजिस्टर एडी और स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो टू द मैनेजिंग कमेटी फॉर आपके रिकॉर्ड्स के लिए। व्हेन सोसाइटी गिव्स एनी डॉक्यूमेंट लाइक एनओसी, शेयर सर्टिफिकेट, etc., they take members sign as a acknowledgement. When society gives any documents like a NOC, share certificate, they take members sign as a acknowledgement. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ एप्लीकेशन। जो भी शेयर सर्टिफिकेट है, एनओसी है, जिसके लिए भी शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर है, एनओसी के लिए प्रॉपर एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट है फॉर ट्रांसफर। बायलॉ नंबर 34, 35, 38 के ट्रांसफर्स हैं, एनओसी के एप्लीकेशन होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन तो सिंपल फॉर्मेट में एज ए लेमैन लैंग्वेज लीगल एप्लीकेशन कर सकते हो। वो करने के बाद एप्लीकेशन की एक ओरिजिनल कॉपी आपको सोसाइटी के रिकॉर्ड में देनी है, डुप्लीकेट आपको एक्नॉलेज करके आपके पास रखनी है। ठीक है। एक्नॉलेज मतलब ऑफिस बेरर में से कोई भी एक्नॉलेज करके देंगे और विद इन 45 days, मतलब इमीडिएट मैनेजिंग कमेटी में वो एप्लीकेशन करेंगे, जो भी उनका डिसीजन होगा नेक्स्ट 15 days में आपको कन्वे करेंगे। तो टोटल टाइम फ्रेम उनके पास 45 days का है। बट दे बट दे डिनाई टू गिव एक्नॉलेजमेंट व्हेन मेंबर आस्क फॉर। अगर वो एप्लीकेशन आपका डिनाइल एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर एडी के थ्रू, कुरियर स्पीड पोस्ट रजिस्टर एडी के थ्रू भेज सकते हो। माई सोसाइटी हैज 15 मेंबर, हाउ मच शुड बी प्रेजेंट? एज पर मैनेजिंग कमेटी की जहां बात करते हैं, इस अप टू 11, सॉरी अप टू 100 मेंबर्स है, 11 नहीं, आई एम सॉरी, अप टू 100 मेंबर्स है तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 11 मैनेजिंग कमेटी में होने चाहिए, जिसमें 6 जनरल सीट्स है, 2 वुमेन्स है, 3 रिजर्वेशन की सीट्स है। और कोरम फॉर द मीटिंग 6 मेंबर्स का है। कोरम फॉर द मीटिंग 6 मेंबर, मिनिमम 6 मेंबर्स होने चाहिए। बट बायलॉज में, सॉरी गवर्नमेंट में न्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में न्यू जीआर आए हुए, जीआर है, जिस भी सोसाइटी में लेस देन 35 मेंबर्स है तो वो 3 मेंबर्स में भी कमेटी रन हो सकती है। लेस देन 50 मेंबर्स है तो 5 मेंबर्स में भी कमेटी रन हो सकती है। मगर कोरम फॉर द मीटिंग या कोरम फॉर द कमेटी आप कह सकते हो 6 मेंबर की होनी चाहिए। इफ सोसाइटी हैव ओनली 18 मेंबर्स, सोसाइटी में 18 मेंबर्स, ये तो मैंने आपको क्वेरी दिया, 18 मेंबर्स है, सो मैनेजिंग कमेटी में 6 मेंबर्स होने चाहिए। मगर 3 मेंबर्स भी है, लेस देन 3 मेंबर्स भी है तो कमिटी रन हो सकती है। 3 मेंबर्स भी है तो कमिटी रन हो सकती है। न्यू जीआर है 2025 का। as you said as you said, society can collect the sinking funds, major referred funds. What there are the other types of funds which can be collected? तो बायलॉज में मेंशन किया हुआ है 67 में किस टाइप से, कौन कौन से फंड सोसाइटी
कलेक्ट कर सकती है। बायलॉज नंबर 12 एंड 13 आप वो रिफर कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ द अदर फंड, द सोसाइटी शैल क्रिएट एंड स्टैब्लिश द फॉलोइंग फंड्स कलेक्टिंग कंट्रीब्यूशन इट्स मेंबर्स। मेजर रिपेयर फंड्स है, सिंकिंग फंड्स है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड्स है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड्स है। हाँ, ये सारे फंड सोसाइटी कलेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट आपके क्वेरीज हैं, whether the charge toward AMC for puzzle state parking should be paid by all the members irrespectively have car or not। सर वो डिपेंड करता है आपके सोसाइटी के पार्किंग पॉलिसीज पे। सोसाइटी की पार्किंग पॉलिसी क्या है वो चेक करना होगा। और एज पर द पार्किंग, whether the society should compulsory give one car parking to each member and recover parking charges even through they have not applied for the car parking space। सर अभी आपके एग्रीमेंट्स में क्या मेंशन किया है कार पार्किंग, क्योंकि जब से रेरा आया है, जो पहले महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट था, तो एट दैट टाइम कार पार्किंग पॉलिसीज अलग थी। जब से रेरा आया है तो कार पार्किंग भी, स्टिल्ट कार पार्किंग ये है वो सेलेबल है। तो आपके एग्रीमेंट्स में क्या है, वेदर ये ओल्ड है नया है, कार पार्किंग चार्जेस कैसे है, वो उसके ऊपर कलेक्ट करना है। अगर कार पार्किंग आपको अलॉट हुई है थ्रू अलॉटमेंट लेटर और आपके पास कार नहीं है, आपके पास कार पार्किंग का अलॉटमेंट है, कार पार्किंग आपके जो कार पार्किंग नंबर्स है वो आपके नाम पे है, तो उस समय सोसाइटी अगर मेंटेनेंस कार पार्किंग का मेंटेनेंस कलेक्ट कर रही है तो वो सही है मेरे, एज पर माय इंटरप्रिटेशन। मगर मेरे तरीके से, मगर एक बार मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के बाद ही हम फाइनली बता सकते हैं कि वो उनको कलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर कार है या नहीं है करके। रोल्स क्वेरी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स, बेसिक नॉलेज भी फॉर मेंबर्स। मेंबर्स के लिए हम टॉपिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स के लिए अदर टॉपिक में, अदर सेशन में, अदर पार्ट में हम डिटेल्स में हम इसके डिटेल के इस डिटेल डिस्क्राइब करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एज जैसे मैंने आज मैनेजिंग कमेटी का कवर किया, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको मेंबर्स का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के लिए क्या है, उनकी क्या ड्यूटीज है, उनके क्या पावर्स है, उनका क्या, उसके लिए हम डिटेल में एक फ्रेश टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग बिलो 250 मेंबर्स, हाउ टू सिलेक्ट द मैनेजिंग कमिटी। ये आपका एक इलेक्शंस का क्वेरी है, इसके लिए भी मैं हम सेपरेट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इलेक्शंस क्या है, 2019 में जिस भी सोसाइटी में लेस देन 250 मेंबर्स हैं उनका एक फ्रेश इलेक्शन का प्रोसीजर इनिशिएट किया है। जो है, फर्स्ट वे है कि वो अमंग आर सेल्फ, मतलब अपने मेंबर्स में से किसी एक को एज अ रिटेनिंग ऑफिसर अपॉइंट करके, इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जाके सोसाइटी में इलेक्शंस कंडक्ट कर सकता है। और एल्स अगर जितने मेंबर्स है वो विलिंग नहीं है कि रिटेनर ऑफिसर नहीं बनना चाहते हैं, तो पैनल ऑफ रिटेनिंग ऑफिसर है, उसमें से किसी एक को आप ऐसा रिटेनिंग ऑफिसर अपॉइंट करके आपकी सोसाइटी के लिए सर्टन रेम्यूनरेशन चार्जेस है, वो चार्जेस उनको पे करके आप अपनी सोसाइटीज में इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं। देर इज अ 60 डेज का प्रोसीजर। डिटेल प्रोसीजर के लिए हम इसमें एक टॉपिक इसके ऊपर भी, इलेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का टॉपिक है, तो उस सेशन में पूरा इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे इलेक्शन से कितने डेज का इंटीमेशन जाना चाहिए, कैसे फाइनल लिस्ट तैयार होती है, कैसे वोटर लिस्ट तैयार होती है, उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। बिफोर एडमिटिंग द मेंबर्स शुड वी गो थ्रू द ट्रेनिंग, विच काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू आर आस्किंग फॉर बीइंग अ, अगर सोसाइटी के मेंबरशिप की बात कर रहे हो तो देर इज नो सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स अवेलेबल की अगर सोसाइटी का मेंबर बनना है तो आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो एडमिट करना है करके। Nobody nowadays, nobody members want to join MCY because lack of knowledge। सब बायलॉज में अगर
जो है बायलॉज, आपके नॉलेज के लिए बायलॉज है। देन फेडरेशंस है, हमारे जैसे फेडरेशंस है। आपको अगर मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का ट्रेनिंग चाहिए चाहिए या आपकी सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है, तो वी आर द फेडरेशंस। तो हमारे फेडरेशन जैसे आप किसी से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी सोसाइटी में कंडक्ट करवा सकते हो। और एक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करके होता है एज पर द बायलॉ नंबर 154B6 के अकॉर्डिंग। साल में कंपलसरी एक बार आपको अपनी सोसाइटी में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंडक्ट करना है, जिसमें टोटल मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। उसमें डिस्कशंस होते हैं रिलेटेड न्यू रूल्स, न्यू रेगुलेशंस, न्यू जीआरस, न्यू अमेंडमेंट्स, न्यू ट्रांसफर्स रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है उसमें डिस्कशन होते हैं। उसमें भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, उसके वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको साल में एक बार आपकी सोसाइटी में कंडक्ट करनी चाहिए, जिसके लिए आप फंड्स भी कलेक्ट करते हो, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड्स। मंथली 10 रुपीज पर मेंबर से आप वो फंड्स कलेक्ट करते हो। वो फंड्स को आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूटिलाइज करना है। ऐसी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। और आपको स्पेसिफिक मैनेजिंग कमेटी के लिए भी ट्रेनिंग करनी है, वो भी ट्रेनिंग फेडरेशन के पास अवेलेबल है। आप हमारा कांटेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, आप वहां पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे ट्रेनर्स अवेलेबल रहेंगे आपकी सोसाइटी में विजिट करके, या ऑनलाइन या फिजिकल या ऑनलाइन देनी है वो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। शू रैक कैन बी अलाउड इन अ कॉरिडोर एज पर द बायलॉ नंबर 169A के अकॉर्डिंग। शू रैक कॉरिडोर में अलाउड नहीं है, क्योंकि 169A says 169A says all the open common areas meant for use for the all the member, example staircase, steps, landing areas, parking space, lift, corridor, and such as other spaces cannot be occupied by the members for his own use. The use of such areas shall be restricted to the cause for which these are meant. Any member found to be violating the above condition by encroachment shall have to vacate the encroachment, and further he or she pay an amount equal to 5 times the monthly maintenance charges per month for the period which he or she has encroached such space. So मेंबर्स शूरैक जो कॉरिडोर है, तो वो सारे वो उनका पर्सनल यूज के लिए वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मैनेजिंग कमेटी को उसके ऊपर डिसीजन लेना है। इमीडिएट एक्शन मैनेजिंग कमेटी ले सकती है। In case of redevelopment of society from various funds requires to be distributed to all the members, new flat owners admitted as a member before, whether the permission of the deputy registrar require withdrawal of the funds. No, deputy registrar permission are not required for the withdrawal of the funds. ठीक है। सेक्शन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का है 154B6 ऑफ सेक्शन 154B6 में स्पेसिफिकली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो आप है बायलॉज में भी मेंशन किया है, मगर बायलॉज और एक्ट का अभी अमेंड होके, क्योंकि क्या हुआ है 2009 में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 154B6, सॉरी सेक्शन 154B, जिसमें 30 सब सेक्शंस है। तो एक हाउसिंग सोसाइटीज के लिए आप वो रिफर करेंगे तो वो बेस्ट है। तो बायलॉज में भी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड्स के लिए डिटेल्स में मेंशन किया हुआ है, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ। क्रिएशन ऑफ फंड्स बायलॉ नंबर 12-13 आप देखेंगे देंगे। बायलॉ नंबर 13D टू क्रिएट एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग फर्म फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द मेंबर्स ऑफ ₹10 पर मंथ पर यूनिट और डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी, क्रिएशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड्स। ठीक है, वो मेंशन्ड है। तो वो ट्रेनिंग फंड्स आपको यूटिलाइज करना है अपने आप को एजुकेट करने के लिए, और मैनेजिंग कमेटी को भी और मेंबर्स को भी, ताकि फिर ज्यादा से ज्यादा मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स मैनेजिंग कमेटी में आ सके। क्योंकि सर सेठ की फ्रांसिस सर सेठ की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कोई मैनेजिंग कमेटी में आना नहीं चाहता। मगर आपको ये दिया हुआ है, राइट्स दिया हुआ है कि आप अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपने आप को नॉलेज लीजिए और मैनेजिंग कमेटी में आइए।
Thank you so much. We have shops on the ground floor. They are using front space available in the front of shop. It is भावेश सर वो अलाउड नहीं है, तो उसके उसके रिलेटेड अलाउड नहीं है वो जो भी फ्लोर है ओपन स्पेस है वो सोसाइटी को बिलोंग करता है। कोई भी मेंबर अपने पर्सनल यूज के लिए अलाउ नहीं कर ले सकता। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। सो आज का सेशन यहाँ पे वाइंड अप होता है। आज का सेशन जैसा था मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पार्ट 1। तो जहां पे है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज है वो रिजॉल्व किया। मैंने जो भी जितनी क्वेरीज थी रिजॉल्व करने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट है या इसके रिलेटेड आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मंडे टू सैटरडे अवेलेबल रहते हैं। मॉर्निंग 10 to 7 हमारा अवेलेबल है। सिर्फ कॉल करके आप प्रायर अपॉइंटमेंट करके हमारे एडवोकेट से मिल सकते हैं। वी हैव अ पैनल ऑफ एडवोकेट्स। सो आप मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। वी आर एक्सपर्टीज इन लिटिगेशन से, नॉन लिटिगेशन से, मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है, अदर सोसाइटीज एक्टिविटीज के लिए हमारे पास पैनल ऑफ एडवोकेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, जो डिफरेंट डिफरेंट काम अलॉट किया हुआ है। तो वो पर्सन आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपके जो फर्दर क्वेरीज है उसके रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस वीकेंड सर। Thank you. Thank you. I'm winding up over here.